हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। मान लीजिए आपके पास दो वायर हैं। ये वायर है, इसमें करंट I1 है। ये वायर है, इसमें करंट I2 है। ये पैरेलल है एक दूसरे को और हमने मान लिया कि करंट सेम डायरेक्शन में है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या होगा वो हम एंड में डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के। तो ये है फर्स्ट वायर, ये सेकंड वायर। फर्स्ट वायर में करंट I1 है, सेकंड में I2 है और वायर्स के बीच जो सेपरेशन है वो D है। ओके, कंसीडर टू लॉन्ग parallel wires carrying current I1 and I2 in same direction, separated by a distance D। ओके, हमने पढ़ा था कोई भी करंट कैरिंग वायर होगी तो उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ये करंट की डायरेक्शन है तो इस तरह से उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी राइट हैंड कर्ल रूल से। ओके, तो यानी इस वायर के सराउंडिंग में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। इसी तरह से सेकंड वायर का भी अपने सराउंडिंग में इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो इस तरह से जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है और फर्स्ट वायर सेकंड वायर के मैग्नेटिक फील्ड में है। ओके, और मैग्नेटिक फील्ड की का फॉर्मूला था आपका म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर। तो इस तरह से सेकंड वायर का हर एक पॉइंट फर्स्ट वायर के मैग्नेटिक फील्ड में होगा। तो हम यहां लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट, मैग्नेटिक ठीक है, हम यहीं पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट ऑन सेकेंड वायर ड्यू टू फर्स्ट वायर। तो फर्स्ट वायर की वजह से सेकेंड वायर के हर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा कि ड्यू टू फर्स्ट वायर इज, तो ये फर्स्ट वायर का मैग्नेटिक फील्ड है तो इसको मैं B1 लिखूंगा। ये होगा म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई आर। आर की वैल्यू क्या है यहाँ D, क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट होगा उसकी इस वायर से डिस्टेंस क्या होगी D होगी। म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई D, इसमें करंट I1 है। ओके, तो यानी जो सेकंड वायर है वो फर्स्ट के मैग्नेटिक फील्ड में है और सेकंड वायर क्या है करंट कैरिंग वायर। तो अभी हमने इससे पहले लेक्चर में पढ़ा था कि जब भी एक करंट कैरिंग वायर किसी मैग्नेटिक फील्ड में होती है तो उस पर फोर्स लगता है F इक्वल टू ILB साइन थीटा। ओके, तो हम क्या करेंगे, हम एक स्मॉल एलिमेंट ये DL2 चूज कर लेते हैं और एक कलर, इस एलिमेंट की डायरेक्शन क्या होगी जो I2 की डायरेक्शन है। ओके, कंसीडर ए स्मॉल एलिमेंट DL2 ऑन सेकेंड वायर। Consider a small element DL2 on second wire। ओके, तो DL2 पर क्या होगा, फोर्स लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर। ओके, तो मैग्नेटिक फोर्स ऑन
dl2 due to magnetic field of first wire due to b1 क्या है, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ फर्स्ट वायर इज, मैं इसको लिखूंगा df2 क्योंकि ये dl2 पर लगा है फोर्स, तो इसलिए मैंने इसको df2 लिख दिया। तो ये होगा आपका करंट इन dl2 क्या है, I2 इंटू dl2 क्रॉस b1, ये मैग्नेटिक फोर्स होगा। अब b1 की डायरेक्शन क्या है, dl2 की तो इधर है, करंट की डायरेक्शन में ही है। वेल तो इसकी वजह से d डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो कुछ इस तरह से होंगी। ओके, तो अगर मैं वायर्स को इन द प्लेन ऑफ वाइट बोर्ड मान लूँ, आप इन द प्लेन ऑफ पेपर मान लो, आपकी नोटबुक का जो पेपर है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं इस पॉइंट पर, यहाँ इधर पॉइंट पर तो आउटवर्ड होंगी और इधर पॉइंट पर क्या होगी, इनवर्ड। इस पॉइंट पे क्या होगी, इनवर्ड होगा। तो b1 क्या होता है, अलोंग द टेंजेंट, ये b1 होगा। तो b1 क्या होगा, इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ व्हाइट बोर्ड, ओके, एंड इनवर्ड। तो मैं ये इस पॉइंट को भी कोई नाम दे देता हूं, मान लीजिए इस पॉइंट को मैंने q नाम दे दिया और इस पॉइंट को मैंने p नाम दे दिया। तो p पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, आउटवर्ड, सॉरी q पर तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी आउटवर्ड और p पर इनवर्ड। मैं फिर से रिपीट करता हूं, q पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होंगी और p पर इनवर्ड होंगी। ओके ओके, मैंने इक्वेशन 2 लिख दी। अब मैंने जो आपको बताया है उसको लिखेंगे। डायरेक्शन ऑफ dl2, डायरेक्शन of dl2 is along I2, direction of dl2 is along I2 if we consider wire, if we consider wire इन प्लेन ऑफ पेपर, आपकी जो नोटबुक है उसके प्लेन में, उसका जो पेपर है उसके प्लेन में, ओके, इन प्लेन ऑफ पेपर, देन मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू I1, देन मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ये, इस पर जो पॉइंट Q पर फील्ड होगा वो आउटवर्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड due to I1, due to I1 will be coming out of paper at Q, यानी outward, coming out of paper at Q and going in the paper at P, and going in the paper at P। तो I2 तो क्या है, इन द प्लेन ऑफ पेपर, और B1 क्या है, पॉइंट P पर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर। तो यानी dl2 और B1 क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हुए। ओके, सो dl2 and B1 are perpendicular to each other, तो इस वजह से वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहां से df2 आ जाएगा आपका मैग्नीट्यूड फॉर्म में I2 dl2 B1, और dl2 और B1 के बीच में एंगल क्या है, 90 डिग्री, परपेंडिकुलर है ये। तो ये आ गया आपका I2 dl2 B1। अब मैं B1 की वैल्यू रख देता हूं, तो B1 की वैल्यू है म्यू नॉट I1 बाय 2 पाई d इंटू I2 इंटू dl2। लेट ये है इक्वेशन नंबर 3। तो ये आ गया फोर्स ऑन dl2। लेट, अगर दोनों वायर की लेंथ है, वैसे तो हमने क्या कंसीडर किया, लॉन्ग वायर्स मीन्स इनफाइनाइट लेंथ, but even if they are of finite length, let L is
length of each wire. तो F2 will be, force on second wire will be integration dF2, or it will be mu naught I1 I2 by 2 pi d into L, बिकॉज इंटीग्रेशन dL2 क्या होगा आपका, इसका इंटीग्रेशन करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ वायर के इक्वल आएगा। लेट ये है इक्वेशन नंबर 4। तो ये तो सेकेंड वायर पर आ गया फोर्स ड्यू टू फर्स्ट वायर। सेम तरीके से आप फर्स्ट वायर पर सेकेंड वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। सिमिलरली फोर्स ऑन फर्स्ट वायर ड्यू टू second wire is dF1 will be mu naught I1 I2 by 2 pi d into dL1। ये आएगा अगर आप कैलकुलेट करोगे ऐसे ही यहां पर dL1 लेकर, ओके, और F1 will be mu naught I1 I2 by 2 pi d into L। ओके, अब बात करते हैं कि ये जो dF1 dF2 है इसकी डायरेक्शन क्या होगी। ऑल राइट, जैसे dF2 की बात करते हैं तो dF2 की डायरेक्शन क्या होगी, dL2 क्रॉस B1, इसकी डायरेक्शन में आपका B1 क्या है, पॉइंट P पर गोइंग इन द प्लेन ऑफ पेपर। मैं रेड कैप को डायरेक्शन मान लेता हूं, इस रेड कैप को डायरेक्शन, तो यानी इनवर्ड है, इस तरह से आपसे दूर, अवे फ्रॉम यू, राइट। और I2 है इधर, यानी dL2 इधर है। तो मुझे dL2 से B1 की तरफ अपनी राइट हैंड की फिंगर कर्ल करनी है। तो मैं, ये dL2 है, ये रेड पेन B1 है, dL2 B1, ओके। तो dL2 से B1 इस तरह से मैं फिंगर कर्ल करूंगा, dL2 से B1। तो ये मेरा थंब है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये है, लेकिन एक्चुअल में इस तरह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड B1 इनवर्ड है और dL2 ऐसे अपवर्ड है I2 की डायरेक्शन में। तो थंब क्या रहा है मेरा, फर्स्ट वायर की तरफ, थंब क्या रहा है, फर्स्ट वायर की तरफ, यानी जो dF2 होगा वो इधर आएगा, ओके। और इसी तरह से dF1 जो आएगा वो आपका इधर आएगा, ओके। तो सेकंड वायर पे फोर्स जो फर्स्ट वायर लगा रही है तो क्या लगा रही है, अपनी तरफ, यानी ये अट्रैक्ट कर रही है। इसी तरह सेकेंड वायर जब फर्स्ट वायर पे फोर्स लगा रही है dF1, ये भी अपनी तरफ, यानी ये भी अट्रैक्ट कर रही है। तो इट मीन्स अगर करंट सेम डायरेक्शन में है तो पैरेलल करंट कैरिंग वायर एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी, ओके। तो ये लिखने के लिए मैं यहां से इसको क्लीन कर देता हूं, ओके। तो हम यहाँ लिखेंगे डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ वेक्टर dF2 इज अलोंग dL2 क्रॉस B1, ठीक है। और dL2 क्रॉस B1 की डायरेक्शन क्या है, दैट इज टुवर्ड्स द फर्स्ट वायर, that is towards first wire। and इसी तरह से similarly direction of dF1 is towards dL2 क्रॉस, सॉरी dL1 क्रॉस B2 होगी, direction of dF1 is along dL1 क्रॉस B2 होगा, that is towards second wire, okay। तो नहीं, ये क्या हो रहा है, attraction, so wires are attracting each other, so wires are attracting
ईच अदर। अब आपने निकाला था dF2 और फिर F2, तो यानी dF2 बाई dL2 ये क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, वेल ये लिखने से पहले हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 and 6 force per unit length between wires is, सेकेंड वायर के लिए dF2 बाई dL2 और फर्स्ट वायर के लिए क्या होगा dF1 बाय dL1, और दोनों की वैल्यू क्या आती है म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई d। सो दिस इज फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू वायर्स। ओके, तो ये हमारा डेरिवेशन है फोर्स पर यूनिट लेंथ बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर। और हमने देखा कि अगर करंट की डायरेक्शन दोनों में सेम है दे आर अट्रैक्टिंग ईच अदर, अगर अपोजिट हो तो दे विल बी रिपेलिंग ईच अदर। आप I2 की डायरेक्शन रिवर्स लीजिए, डाउनवर्ड लीजिए, और फिर आप dL2 क्रॉस B1 निकाल के देखिए, वो आपका इस डायरेक्शन में आएगा, तो फिर उसको हम क्या कहेंगे रिपल्शन होगा, क्योंकि अट्रैक्ट होगा तो इधर ही लगेगा फोर्स। वायर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी तो फोर्स भी अपनी तरफ लगाएगी, और अपने से दूर फोर्स का मतलब रिपल्शन। तो आप अगर dL2 की डायरेक्शन अपोजिट लें, यानी I2 की डायरेक्शन अपोजिट लें, तो dF2 की डायरेक्शन भी आपकी अपोजिट आ जाएगी। Okay, so if wires carry current in opposite direction they will repel each other. If wires carry current in opposite direction then they will repel each other। Okay स्टूडेंट, तो ये था आपका डेरिवेशन फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर्स। अब एक छोटा सा स्पेशल केस करेंगे इसका। वेल ये डेरिवेशन यहाँ ख़त्म हो गया। अब हम जो कर रहे हैं वो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूमेरिकल करने के लिए हेल्पफुल होगा। ओके, अगर दोनों वायर्स की लेंथ सेम नहीं है तो मान लीजिए ये एक, इसमें करंट I1 है, इसकी लेंथ है कैपिटल L, ये इसमें करंट I2 है और इसकी लेंथ है स्मॉल l, और ये सेपरेशन है D। देन फोर्स बिटवीन देम क्या होगा, फोर्स ऑन लॉन्ग कंडक्टर यानी जो कैपिटल L वाला है इज इक्वल टू फोर्स ऑन स्मॉलर कंडक्टर and it will be equal to mu naught I1 I2 by 2 pi d into length of smaller conductor, length of smaller conductor। क्यों है ऐसा? देखिए अगर आपको इस वायर पे निकालना है तो इसकी लेंथ L पर ही लग सकता है फोर्स पर यूनिट लेंथ ये है म्यू नॉट I1 I2 by 2 pi d, तो इधर लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो फोर्स आ जाएगा। तो सेकंड के लिए तो क्या होगा, L से ही मल्टीप्लाई होगा। फर्स्ट के लिए अब जो सेकंड वायर का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ यहां से और यहीं तक तो एक्ट करेगा, बाकी जो ये ऊपर का पोर्शन बच गया फर्स्ट वायर का और नीचे का, इस पे तो फोर्स लगेगा ही नहीं। तो फर्स्ट वायर के सिर्फ इतने ही पोर्शन पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकंड वायर, और ये लेंथ कितनी है, L के इक्वल है, तो इसलिए फर्स्ट के लिए भी क्या आएगा, L आएगा यहाँ पे। तो यानी अगर जो कंडक्टर्स हैं, करंट कैरिंग वायर हैं,
उनकी लेंथ इक्वल ना हो तो यहाँ टोटल फोर्स बिटवीन ईच अदर के लिए क्या आएगा, स्मॉलर लेंथ आएगी। ओके तो स्टूडेंट ये एक छोटा सा एक्सेप्शनल केस था, ये कई बार न्यूमेरिकल में यूज होता है तो ये आपको आना चाहिए। ओके मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं कि जब सेकंड वायर पर फोर्स निकालोगे तो उसकी लेंथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो L है। फर्स्ट वायर में लेंथ तो ज्यादा है L से, लेकिन फर्स्ट वायर पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, सेकंड की वजह से। जैसे सेकंड पर किसकी वजह से लग रहा है, फर्स्ट की वजह से। तो जब फर्स्ट वायर पे फोर्स लगेगा वो सेकंड के मैग्नेटिक फील्ड से लगेगा। अब सेकंड का मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां से लेकर यहां तक होगा, सिर्फ ये लेंथ L है। तो यानी इतने पोर्शन पर ही फर्स्ट वायर के पे मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ड्यू टू सेकंड वायर, और ये पोर्शन आपका L है। इससे नीचे वाले पे भी फोर्स नहीं लगेगा, इससे ऊपर वाले पर भी नहीं लगेगा, तो इसलिए ये टोटल फोर्स आएगा बिटवीन द वायर्स। ऑल राइट, तो ये थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया। अब मैं बोर्ड को क्लीन करता हूं और आपके लिए इस टॉपिक पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल लिख देता हूं। ओके स्टूडेंट, मैंने आपके लिए न्यूमेरिकल लिख दिया है। इसमें ये एक वायर है, 15 एम्पियर करंट है। आगे 3 वायर हैं AB, CD, EF। वायर AB, CD, EF आर लॉन्ग वायर्स एंड हैव सेम रेजिस्टेंस। AB, CD और EF की सेम रेजिस्टेंस है। AC, CE यानी ये जो सेपरेशन है ये 1 सेंटीमीटर है, 10⁻⁻² मीटर। और जो वायर AE है और BF है दे हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। वायर AE एंड BF हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, यानी AE और BF वायर की वजह से करंट पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जीरो रेजिस्टेंसेस है ये एक तरह से। फाइंड फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन AB एंड CD। ओके, तो आपको बताया गया है AB, CD और EF वायर की रेजिस्टेंस सेम है। तो यहाँ 15 एम्पियर करंट है, रेजिस्टेंस अगर सेम है तो करंट भी क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा। I1 5 एम्पियर, इसमें I2 5 एम्पियर और इसमें I3 वो भी क्या होगा 5 एम्पियर। टोटल 15 एम्पियर क्या होगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा तीनों वायर में। अब आपको निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन AB एंड CD। ओके, तो पहले हम निकालेंगे ऑन AB। तो AB पर CD की वजह से भी फोर्स लगेगा और EF की वजह से भी। ओके, फोर्स ऑन AB विल बी ड्यू टू बोथ CD एंड EF। तो ड्यू टू CD निकालते हैं। ओके, फोर्स पर यूनिट लेंथ का आपके पास फॉर्मूला होता है μ0 I1 I2 बाय 2 पाई d, राइट। μ0 I1 I2 बाय 2 पाई r, और ये यहां पर ये कितना है 1 सेंटीमीटर है, तो ये होगा आपका F1 लिख देता हूं मैं, μ0 I1 I2 बाय 2 पाई r, r AC इनके बीच में जो सेपरेशन है। तो F1 इज μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 की वैल्यू है 5, I2 की वैल्यू भी है 5 बाय 2 पाई इंटू R AC क्या है, AC है 1 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁻² मीटर। ओके, तो 2 पाई से 4 पाई कैंसिल होके 2 आ जाएगा, 2 इंटू 5 10 इंटू 5 50, और 10⁻⁻⁷, और ये -2 पर जाके प्लस हो जाएगा, तो -7 + 2 -5। ओके, तो ये आ गया 5 इंटू 10⁻⁻⁴ न्यूटन। ओके, अब ड्यू टू EF क्या होगा, मैं उसको F2 लिख देता हूं, ये होगा μ0 I1 I2 बाय 2 पाई R AE, राइट।
ई एफ की वजह से सेपरेशन क्या होगी, ए ई के इक्वल होगी। तो अगेन 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू I1 इंटू I2 बाई 2 पाई आर ए ई क्या होगा, 1 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। अगेन ये 2 आ गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो 5 इंटू 5 25 इंटू 10⁻⁻2 और 2.5 इंटू -2 नहीं -7 + 2 -5 2.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगी F1 F2 की, देखिए ए बी और सी डी में करंट पैरेलल है तो अट्रैक्ट होगा, यानी जो F1 लगेगा सी डी की वजह से ए बी पर वो इधर लगेगा, और F2 लगेगा ई एफ की वजह से जो ए बी पर वो भी इधर लगेगा, क्योंकि पैरेलल है ए बी और ई एफ में भी करंट, तो अट्रैक्ट करेंगे, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे F1 F2। तो नेट फोर्स ऑन ए बी इज FAB इज F1 प्लस F2, इसको और इसको ऐड कर दीजिए, 5 + 2.5 7.5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन। ये आपका आंसर आ गया, और ये एट्रैक्टिव होगा, मीन्स राइट में। सेकंड पार्ट है ऑन सी डी। सी डी पर फोर्स कैसे निकालेंगे, सी डी पर ए बी और ई एफ की वजह से लगेगा, फोर्स ऑन सी डी will be due to both AB and EF। तो AB की वजह से मैं F3 मान लेता हूं फोर्स, ड्यू टू AB मैं मान लेता हूं उस फोर्स को नाम F3 दे देता हूं, तो ये क्या होगा, वेल ये बेसिकली फोर्स पर यूनिट लेंथ है, फोर्स नहीं है ये, तो ये न्यूटन पर मीटर होगा, सॉरी ओके, न्यूटन पर मीटर, ओके, क्योंकि ये फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट लेंथ का है। तो ये F1 F2 किसको रिप्रेजेंट करते हैं, फोर्स पर यूनिट लेंथ के, तो ये भी क्या होगा, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ होगा, नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए बी, ओके। इसी तरह से अब हम सी डी पर निकालेंगे, ऑलराइट, ओके। तो ये फॉर्मूला क्या था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फोर्स पर यूनिट लेंथ का है, तो ये जो F1 है और ये F2 है, ये फोर्स पर यूनिट लेंथ को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए यहाँ यूनिट भी न्यूटन पर मीटर होगी। तो नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन ए बी, ये FAB है, ये क्या होगा, इन दोनों का सम, ओके। अब सी डी पर आ जाते हैं वापस। तो सी डी पर जो फोर्स लगेगा वो ए बी और ई एफ दोनों की वजह से होगा, ड्यू टू ए बी इट विल फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू ए बी, F3 लिख दिया हमने उसको, तो μ0 I1 I2 बाय 2 पाई आर, सी डी का ए बी से कितना डिस्टेंस है, ए सी के इक्वल, तो आर ए सी, ओके। तो μ0 की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 I1 I2 बाय 2 पाई, ए सी क्या है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर। तो F3 आ गया आपका, ये 2 आ जाएगा, 5 इंटू 5 25 इंटू 2 50 इंटू 10⁻⁻5 और 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर, ओके। तो ए बी की वजह से फोर्स क्या है, F3 है, ए बी और सी डी में करंट सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट करेंगे, तो ए बी क्या करेगा, सी डी को अट्रैक्ट करेगा, यानी F3 इधर लगेगा सी डी पर। अब बात करते हैं ड्यू टू ई एफ, ओके, ड्यू टू ई एफ मैं इधर से इरेज कर लेता हूं इसको, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करके ये नोट कर लीजिए, ओके।
ड्यू टू EF, मैं उस फोर्स पर यूनिट लेंथ ड्यू टू EF को F4 लिख देता हूं। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ ऑन CD ड्यू टू EF दैट इज F4, तो वो क्या होगा, म्यू नॉट I1 I2 बाय 2 पाई, और CD और EF के बीच में सेपरेशन क्या है, CE, वो भी 1 सेंटीमीटर है, RCE के म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, I1 की वैल्यू 5, I2 की 5 बाई 2 पाई, RCE है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 मीटर कि ये आपका 2 आ गया। तो F4 भी क्या आ जाएगा आपका, सॉल्व करोगे 5 इंटू 10⁻⁻4 न्यूटन पर मीटर। F4 की डायरेक्शन क्या होगी, F4 EF लगा रहा है किस पर, CD पर। अब CD और EF की सेम डायरेक्शन है करंट की, अट्रैक्ट करेंगे तो F4 इधर लगेगा। तो F3 F4 अपोजिट डायरेक्शन में है, मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, 5 इंटू 10⁻⁻4, तो नेट फोर्स क्या होगा, 0 हो जाएगा क्योंकि दे विल कैंसल आउट ईच अदर। सिंस F3 एंड F4 हैव equal magnitude and opposite direction, so net force per unit length on CD is 0। तो CD पर नेट फोर्स पर यूनिट लेंथ आपका 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो इसके साथ ही ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, और ऐसे ही कुछ और न्यूमेरिकल आपको अपने बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।